हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट CBT2 परीक्षा के लिए पार्ट बी जो 75 क्वेश्चन होता है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल ग्रुप वाले के लिए, और मैकेनिकल ग्रुप वाले जो हो जाएंगे फिटर हो जाएंगे, टर्नल हो जाएंगे, मशीनिस्ट हो जाएंगे, बेल्डर हो जाएंगे, प्लम्बर हो जाएंगे, उनके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें जो 75 क्वेश्चन होता है पार्ट बी के लिए जो आपका क्वालिफाइड नेचर होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कक्षा डी आग बुझाने के लिए संयंत्र सामान्यतः एक रासायनिक प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल होते हैं। कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रकार क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना होगा हमको। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक ज्यामितीय प्रकार की होती है। तो देखिए अगर बोलता है क्लास ए होता है, एक होता है क्लास बी होता है, एक होता है क्लास सी होता है, एक क्लास डी होता है। तो देखिए क्लास ए में जब आग लगता है तो किस में, तो देखिए कागज़ वगैरह में, कपड़ा, कागज़ हो गया, कपड़ा वगैरह, ईंधन में जब आग लगेगा, जिस तरह से कागज़ कपड़ा वगैरह होता है उसमें। बी जो होता है आपका लुब्रिकेंट में आग लगता है। बी जो होता है किस में, तो बी आप देखेंगे बी जैसे कि तैलीय पदार्थ होता है उसमें आग लगता है। सी जो हो जाता है आपका जैसे कि गैसीय पदार्थ में, सी जो हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में जो इतने पदार्थ होते हैं उसमें आग लगता है। सी जो हो जाता है सी में आग लगता है किसके माध्यम से, तो गैसीय माध्यम से, जैसे कि गैस के थ्रू होता है। और डी में जब आग लगता है तो उसको धातु के माध्यम से बोलते हैं कि धातु में जब आग लगता है तो उसको डी श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं इसके थ्रू कि क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि ये कक्षा डी प्रकार का, तो कक्षा डी किस में होता है, तो धातु में। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा पीला सितार हो जाएगा। और जो त्रिभुज जो लगता है तो क्लास ए में जो होता है त्रिभुज होता है, और जो लाल रंग जो होता है आपका क्लास बी में होता है, और क्लास सी में जो होता है नीला वृत्त होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कि आग की श्रेणी में कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवीय गैस है। क्या बोला गया कि क्लास आग की श्रेणी में कौन सी है जिसमें ईंधन जो है गैसीय या द्रवीय श्रेणी में होता है। तो देखिए गैस या द्रव श्रेणी में किस में आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सी श्रेणी में जो होता है आपका गैसीय श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो देखिए आर्गन सिलेंडर की रंग पूछा गया है। तो देखिए आर्गन सिलेंडर का रंग जो होता है आपका डार्क ग्रीन सोल्डर होता है, और येलो सोल्डर जो होता है आपका क्लोरीन का। मैरून जो होता है आपका एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है, एसिटिलीन गैस वाले जो सिलेंडर रहता है उसका मैरून कलर होता है। और CO2 वाले जो सिलेंडर होता है उसका कलर जो होता है ग्रे सोल्डर होता है। और डार्क ग्रीन सोल्डर किसका होता है, तो आर्गन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है कि नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर में जो होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो ए का कितना हो गया, ए का हो गया आपका 3, बी का कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 होता है, 10⁻6 मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। सी का देखेंगे एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻10 मीटर, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी का देखेंगे 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻12 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए एनीमोमीटर क्या करता है, तो वायु की चाल को ज्ञात करता है, बिल्कुल सही है। अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा मापते हैं। टैकोमीटर के द्वारा क्या करता है, तो देखिए पायरोमीटर क्या हो जाएगा, तो पायरोमीटर उच्च ताप मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। टैकोमीटर क्या होता है, तो किसी शाफ्ट के जो होता है घूर्णन गति को हम पहचानते हैं टैकोमीटर के द्वारा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इससे पूछा है निम्न में से कौन सा नहीं है। आगे देखते हैं, त्वरण पूछा गया है कौन सा के निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो त्वरण के मात्रक के देखिए मात्रक को दिया गया है कि त्वरण का इकाई कौन सा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड 1 का 4 यहाँ पे एक ही में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या यंत्र अंकन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण या यंत्र जो है अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोण पट्टिका, भी ब्लॉक,
पृष्ठ पट्टिका डायल सूचक है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो डायल सूचक में इसका उपयोग नहीं होता है। तो डायल सूचक क्या होता है इसको देखेंगे। तो डायल सूचक जो होता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक या पिनियन सिद्धांत पे काम करती है। यह एक प्लंजर तथा सुई सूक्ष्म गति के आवर्धन में वृत्ताकार पैमाने पर सूचक की घूर्णन करने के लिए स्वचालित होता है। डायल इंडिकेटर का प्रयोग जो होता है अपेक्षित मान के लिए किसी भी जॉब के विचलन को मापने के लिए की जाती है। तो डायल सूचक का उपयोग जो है आपका किसी भी मान को जो विचलन के लिए यूज की जाती है। आगे देखते हैं कि स्लिप गेज के मापन फलकों की फिनिशिंग द्वारा की जाती है। क्वेश्चन देखिएगा कि स्लिप गेज के मापन जो है फलकों की फिनिशिंग द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रिमिंग, होनिंग, लैपिंग, ड्रिलिंग। तो देखिए स्लिप गेज के मापन जो होता है फलकों के फिनिशिंग के द्वारा जो लैपिंग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग करते हैं। तो देखिए साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 60 डिग्री प्रक्षेदित का यूज करते हैं हम यहाँ पे। और ये जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काटने के लिए पाइप लंबाई को सूचित चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि काटने के लिए पाइप जो है लंबाई को सूचित चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हथौड़ा बोलेंगे, स्क्राइबर बोलेंगे, स्क्रू बोलेंगे, तो फाइल बोलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि काटने के लिए पाइप लंबाई को सूचित या चिन्हित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो देखिए फाइल मतलब रेती होता है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। और स्क्रू जो होता है किसी चीज़ को फास्टिंग करने के लिए मतलब कि जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। हथौड़ा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा स्क्राइबर के द्वारा जो है हम किसी स्क्राइबर के द्वारा जो होता है हम चिन्ह देने की काम करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। खुरचने का औजार किससे बना होता है, जो स्क्राइबर के बारे में पूछ रहा है कि खुरचने का औजार जो है किससे बना होता है, उच्च कार्बन स्टील का, नरम इस्पात का, स्टेनलेस स्टील का, तो कच्चा लोहा का, तो स्क्राइबर जो बना होता है आपका उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। आगे देखते हैं, मैलेट से बना होता है। तो मैलेट हम किसको बोलते हैं, तो लकड़ी के हथौड़ा जो आपको देखें सीट मेटल वर्क करने वाले, जैसे कि आपको ड्राम बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं, वे सभी सीट मेटल वर्क के अंतर्गत आता है। तो सीट मेटल वर्क करने वाले जितने भी लोग जो होते हैं आपका वुड हथौड़े का यूज करते हैं, वुड प्रकार के वुड हथौड़े का यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, लेड होगा तो लेड नहीं होगा, ब्रास भी नहीं होगा, कास्ट आयरन भी नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हार्ड वुड का यूज करते हैं मैलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि 60 डिग्री टेपर कोण वाले प्रिंक पंच का उपयोग किया जाता है। तो 60 डिग्री टेपर कोण वाले प्रिंक पंच का उपयोग कब किया जाता है, तो ड्रिल किए जाने वाले छिद्र हेतु छिद्रन चिन्ह बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे। और ये जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे देखते हैं कि चिपिंग करते समय चीजल को कितने कोण पर रखना चाहिए। तो देखिए चिपिंग करते समय पूछा गया है कि चीजल को कितने कोण पर पकड़ना चाहिए। तो चीजल को यहाँ पे हो जाता है 40 डिग्री कोण पे पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कार्यखंड में 12.37 मिलीमीटर का बोर है, इसे मापा जा सकता है। तो देखिए 12.3 मिलीमीटर का बोर है, तो इसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं, तो स्टील रूल गेज के द्वारा नहीं माप सकते हैं, प्लस गेज भी नहीं होगा, वायवीय गेज नहीं हो जाएगा, तो माइक्रोमीटर के द्वारा हम इसको माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट जो होता है अल्पतनांक होता है 0.01 mm होता है। आगे देखते हैं कि पेंच गेज की चूड़ियाँ का अंतराल 0.5 मिलीमीटर है और थिम्बल के भागों की संख्या 25 है। पेंच गेज का न्यूनतम गणना करें। तो पेंच गेज का न्यूनतम गणना करने का मतलब क्या है कि लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला गया है। पेंच गेज की चूड़ियाँ का अंतराल 0.5 mm यहाँ पे दिया गया है, तो 0.5 mm हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे हम लेंगे 25 लेंगे। जब हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आई गॉट 0.002 mm इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न के द्वारा माइक्रोमीटर की परिशुद्धता का निर्धारण होता है। इसके स्क्रू के चूड़ी अंतराल से, इसके थिम्बल पर निशान की संख्या से, स्क्रू के चूड़ी अंतराल तथा इसके थिम्बल पर निशान की संख्या से, स्क्रू के चूड़ी अंतराल एवं थिम्बल पर निशान की संख्या से, स्क्रू से। देखिए माइक्रोमीटर की परिशुद्धता जो होती है स्क्रू के चूड़ी अंतराल तथा इसके थिम्बल पर निशाने की संख्या से जो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ए वाले
क्वेश्चन को डील किए। आगे देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम अकाउंट को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो देखिए इसका एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन अनुपात। तो देखिए अनुपात में ही हम निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर में नहीं निकालते हैं, गुणनफल में भी नहीं निकालते हैं, योग में भी नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन बार का प्रयोग करते समय, तो देखिए साइन बार का प्रयोग कब करते हैं, तो साइन बार का प्रयोग करते समय जब साइन बार का प्रयोग करते हैं किसी को कोण निकालने के लिए, किसी समय कोणों को माप के लिए यहाँ पे दिया गया है, तत्लीय स्लिप गेजों की ऊंचाई और के बीच अनुपात के कोण होता है। तो स्लिप गेजे की ऊंचाई और ऊंचाई साइन बार की ऊंचाई से तो ये नहीं हो जाएगा, साइन बार की संख्या से भी नहीं होता है, साइन बार की लंबाई से भी नहीं होगा। तो किसके शुरू होगा, साइन बार के लंबाई से होता है, न कि चौड़ाई से होता है, न ऊंचाई से होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इक्वल टू h/l, तो साइन में लंबाई से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए होता है। तो देखिए उदासीन ज्वाला का प्रयोग जो होता है कौन सा वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो उदासीन ज्वाला का प्रयोग जो होता है आपका इस्पात एवं ढलवा लोहे के वेल्डिंग के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला का संयोग सबसे अधिक ताप देता है। तो देखिए कौन सा सबसे अधिक ताप देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन वाला जो होता है सबसे अधिक ताप देता है। ऑक्सीडाइजिंग वाला जो होता है आपका 3480 डिग्री सेल्सियस देता है। उदासीन ज्वाला के मान जो होता है 3260 डिग्री देता है, और ये जो होता है आपका 30 और 38 डिग्री देता है। ये जो होता है आपका लगभग 3500 के आसपास होता है। तो ऑक्सी और एसिटिलीन ज्वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक आर्क वेल्ड प्रक्रिया में सफल संघांचय प्राप्त करने के लिए वह तीन घटक है जो विभिन्न तत्वों पर नियंत्रित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, वेल्डिंग धारा हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, और उसके गति पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु के संघनता को नियंत्रण करने के लिए की जाती है। तो धातु के संघनता को नियंत्रण करने के लिए जो आपका हो जाता है गैस विलीयता यहाँ पे होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अगर मानते हैं कि बिल्डिंग की है, तो बिल्डिंग के अंदर जो गैस छुप जाती है उसको बाहर निकालने के लिए जो होता है गैस विलीयता यहाँ पे दी जाती है कि धातु के संघनता को नियंत्रण करने के लिए जो यहाँ पे हम गैस विलीयता का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, प्रायः शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो शोल्डर का गलनांक जो होता है आपका 450 डिग्री से नीचे होता है शोल्डर का गलनांक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानतः उपयोग फ्लस को होती है। तो ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानतः हम किसका उपयोग करते हैं, तो ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानतः हम सुहाग का उपयोग करते हैं, जो यहाँ पे बोरेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्मिथ किसको बोलते हैं, तो लोहार को बोलते हैं कि स्मिथ को लोहकारी में टिबियर का क्या अर्थ होता है। तो देखिए टिबियर का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे इनकेस हम आग लगा रहे हैं और देखिए ट्रिबियर का अर्थ होता है कि हम डायरेक्ट हवा जो होता है हमको आग के पास पहुंचा जाता है। तो वायु के आपूर्ति के लिए हम इस तरह से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक क्रॉस पिन हथौड़ा का पिन खाली स्थान होता है, तो हैंडल के तिरछा हो जाएगा, नहीं होगा। आगे देखते हैं, हैंडल के तिरछा होता है तो क्रॉस पिन हथौड़ा जो होता है, देखिए क्रॉस पिन हथौड़ा देखे होंगे आप, और वहाँ पे जो होता है हैंडल के तिरछा में जो होता है आपका पिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कलिक के फैलाकर फीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कलिक को फैला करके किलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा का यूज करते हैं। तो मैलेट हथौड़ा का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मैलेट हथौड़ा का यूज हम कहाँ करते हैं, तो मैलेट हथौड़ा जो होता है आपका लकड़ी का हथौड़ा बना होता है, तो इसका यूज हम करते हैं शीट मेटल में। कला हथौड़ा भी नहीं होगा, स्टेट पिन हथौड़ा नहीं हो जाएगा, तो बॉल पिन हथौड़ा का यूज करते हैं हम। किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए हम किसका, बॉल पिन हथौड़ा का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने की प्रतिरोध करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए उसको अगर हिंदी भाषा में हम चिमरापन बोल सकते हैं।
कि अगर चिमरापन जो होता है, अगर ज़्यादा चिमरापन हो जाएगा तो टूट जो होता है कि भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तन्यता, देखिए कठोरता को हम इसीलिए नहीं लेंगे कि कठोरता हो जाएगा तो कठोरता दूसरे शब्द में बोला जाता है। तो यहाँ पे चिमरापन जो होगा चिमर के आसपास यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं कि धातु के गुण जिसके वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार में बना सकते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए अगर ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा जो होता है धातु को जैसे ही हम खींचेंगे तो क्या होता है, तो तार निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम तन्यता बोलेंगे। और वही अगर शीट मेटल के रूप में बनाया जाता है तो उसको हम आघातवर्धनीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन गति के बढ़ते क्रम में सही है। तो देखिए उच्च कार्बन स्टील हो जाएगा, उच्च कार्बन स्टील होता है, उसके बाद उच्च गति स्टील होता है, उसके बाद टंगस्टन कार्बाइड होता है, उसके बाद जो होता है आपका हीरा का यूज किया जाता है। तो ये सभी जो होता है कर्तन गति काटने के लिए जो होता है सबसे ऊँच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के लिए जो बोला है कि मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो होता है Cu और Zn के मिलकर के बनता है, सही है। गन मेटल Cu Sn Zn को मिलकर के बनता है, ये भी सही हो जाएगा। नाइक्रोम जो होता है निकेल आयरन और क्रोमियम मिलकर के बनता है, ये भी सही हो जाएगा। सोल्डर जो तो होता है आपका Pb और जिंक मिलकर के नहीं, Pb प्लस Sn मिलकर के बनता है आपका सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए तत्वों में कौन बिजली का अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक आपका कौन होता है, तो सिल्वर होता है। आगे देखते हैं कि एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपको, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है स्टील को नरम करना, जिससे वहाँ पे हम कठोर काम को हम आसानी से कर सकें, तो उसको हम एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग के माध्यम से एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है, नरम करने के लिए, मशीनेबिलिटी को गुण को बढ़ाने के लिए, तन्यता को गुण को बढ़ाने के लिए, आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए एनीलिंग का यूज किया जाता है। ग्रेन साइज रिफाइन करने के लिए हम एनीलिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कठोरीकृत औजारों के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए समानतः निम्नलिखित में से किस ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हम ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल पदार्थ का बना होता है। तो देखिए बीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल जो होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो सबसे ज़्यादा हार्डनेस पूछा गया है कि बीकर हार्डनेस में कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसका होता है, तो डायमंड का होता है, तो डायमंड का यूज करते हैं हम यहाँ पे। आगे देखते हैं कि कैरिएज के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ यांत्रिक आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी है। मतलब कि कैरिएज के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ यांत्रिक आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक है। तो क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, एप्रिन काठ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एप्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋणात्मक रेक कोण आमतौर पर के बने औजार पर दिया जाता है। तो ऋणात्मक रेक बोला गया है कि ऋणात्मक रेक आमतौर पर के बने औजार से दिया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टंगस्टन कार्बाइड के बने औजार पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लेथ में अनुगामी परिवर्तित बिराल जो होता है के में लगाया जाता है। तो लेथ के अनुगामी परिवर्ती विराम सैंडल में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर कि एक उपकरण को दबाने के लिए उत्पन्न पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो बेलनाकार पृष्ठ पर जो होता है एक उपकरण को दबाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए कभी कभी देखे होंगे कि एक प्रकार के इस तरह के शेप में जो होता है, इस तरह के शेप में आपको जो होता है बेलनाकार चीज़ पे दिया जाता है। तो उसको हम नर्लिंग बोलते हैं। तो नर्लन वहाँ पे किया जाता है। नर्लन के प्रक्रिया के द्वारा जो होता है हम किसी भी चीज़ को जो वहाँ पे रूखापन को पैदा कर सकते हैं और जो आसानी से वहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्लिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिक मात्रा के उत्पादन में मिलिंग कटर को निर्देश देने के लिए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अधिक मात्रा में उत्पादन में मिलिंग कटर को निर्देश देने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो अधिक मात्रा में उत्पादन मिलिंग कटर को निर्देश देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइडिंग हेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अपघर्षक पहिए की ड्रेसिंग के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिर से पैमानन प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डायमंड ड्रेसर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे अपघर्षक सामग्री का गुणधर्म क्या होता है? तो अच्छे अपघर्षक सामग्री का गुणधर्म जो होता है उच्च कठोर होता है और चिमरपन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बॉन्ड जो होता है आपका 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जो हो जाएगा भी बॉन्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये सभी जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए भी बॉन्ड जो होता है आपका भी बॉन्ड जो होता है विट्रीफाइड, वी बॉन्ड जो होता है विट्रीफाइड को प्रदर्शित करता है। एस बॉन्ड जो होता है एक होता है आपका भी बॉन्ड होता है। उसके बाद एस बॉन्ड जो होता है सिलिकेट बॉन्ड होता है। और जो होता है ई बॉन्ड, तो ई बॉन्ड जो होता है आपका सैलक बॉन्ड होता है। आपका बी बॉन्ड जो होता है रेजिनाइड बॉन्ड, बी जो होता है आपका रेजिनाइड होता है। और जो होता है रबर बॉन्ड जो होता है आपका आर बॉन्ड होता है। तो इसमें किस प्रकार के बॉन्ड का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे A to Z सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एकल प्लेट क्लच में आघूर्ण प्रेषण क्षमता होती है। तो देखिए एकल प्लेट क्लच में जो होता है मल्टी प्लेट क्लच जहाँ पे हम यूज करते हैं मल्टी प्लेट क्लच से जो होता है कम होता है एकल प्लेट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी यूनिवर्सल जोड़ के बड़े कोण पर शक्ति के संचरण के लिए लागू किया जाता है? तो यूनिवर्सल बोला गया है कि निम्न में से एक जो यूनिवर्सल जोड़ के बड़े कोण पर शक्ति के संचरण के लिए लागू करते हैं। तो देखिए शक्ति के संचरण के लिए हम किसको लागू करते हैं? स्लिप प्रकार के युग्म को, प्लेट युग्म को, क्लैंप युग्म को, यूनिवर्सल युग्म को। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? तो यूनिवर्सल युग्म का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल युग्म जो होता है इस कपलिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों में गियर बॉक्स के पिछले एक्सिल आदि में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए खाली स्थान के लिए युग्म का उपयोग किया जाता है शेफ्ट के मजबूत करने के लिए, शेफ्ट के लंबाई बढ़ाने के लिए, शेफ्ट के लंबाई कम करने के लिए। तो देखिए शेफ्ट के लंबाई बढ़ाने के लिए हम युग्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए युग्म का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो शेफ्ट की लंबाई समांतर जो होता है आपका 7 मीटर होता है और 7 मीटर से ज़्यादा अगर हमको जोड़ना है तो हम वहाँ पर क्या युग्म का यूज करेंगे तो शेफ्ट की लंबाई हमारा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि शेफ्ट की लंबाई बढ़ करके हम अगले शेफ्ट को जोड़ सकते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। शेफ्ट जो होता है कपलिंग कास्ट आयरन स्टील के बने होते हैं। आगे देखते हैं कि किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिघला हुआ शीशा बोला गया है, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो फलेजदार जोड़ में, कॉलर जोड़ में, प्रसार जोड़ में, सॉकेट तथा स्पिगोट जोड़ में। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सॉकेट तथा स्पिगोट जोड़ में होता है। हम एक प्रकार का किस प्रकार के पिघला हुआ शीशा का यूज करते हैं हम इसमें? तो देखिए स्पिगोट के बीच स्थान के संधि होता है जो कि जूट सूत एस्बेस्टस भर दिया जाता है तथा शेष स्थानों पर पिघला हुआ शीशा भरा जाता है। शीशा ठंडा हो जाता है तो कॉकिंग टूल के द्वारा इसे जोड़ के अंदर ठोक दिया जाता है। इस तरह के जोड़ कास्ट आयरन के बड़े पाइप से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिवेट्स कुंजी को धारण करने के लिए किस शिकंजा का उपयोग करते हैं? तो रिवेट्स कुंजी को धारण के लिए हम किस शिकंजा का यूज करेंगे? पाइप शिकंजा का, हाथ शिकंजा का, पिन शिकंजा का, बेंच शिकंजा का। तो देखिए रिवेट आपको जो होता है रिवेट कुंजी को धारण करने के लिए हम किस प्रकार का वाइस का हम यूज करते हैं? तो पाइप शिकंजा हो जाएगा। हाथ शिकंजा का हम जो होता है रिवेट कुंजी को धारण करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अस्टर्ड एक अस्थाई फास्टनर है। तो देखिए फास्टनर मतलब क्या होता है कि जैसे नट के द्वारा जो होता है किसी वस्तु को, नट और बोल्ट के द्वारा किसी वस्तु को हम जोड़ते हैं तो एक प्रकार का जो होता है टेम्पोररी फास्टनर होता है। हम इसी को बोलते हैं कि किसी पदार्थ को जोड़ने के लिए टेम्पोररी फास्टनर। एक उसके बाद आप बता सकते हैं कि परमानेंट फास्टनर, जैसे बिल्डिंग मार करके हम परमानेंट फास्टनर करते हैं तो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो फास्टनर यहाँ पे हो गया।
और जो बोला कि स्टड एक अस्थाई फास्टनर है, इसका यूज कब होता है? तो देखिए स्टड एक प्रकार का अस्थाई फास्टनर होता है। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का जो एक प्रकार का एक रड है, तो बीच में जो होता है आपका बीच का भाग जो होता है प्लेन होता है और इसके दोनों साइड जो होता है आपका चूड़ी यूज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फास्टनर बोलते हैं। जैसे कि देखिए अगर बीच में मान लेते हैं कि इस तरह से है, बीच में इस तरह से किसी भी पेंच को फंसाना हो तो देखिए इस तरह के दे दिए और दोनों साइड से हम नट लगा करके इसको हम फास्टनर के थ्रू इसको जोड़ सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया कि स्टड एक अस्थाई फास्टनर है। इसका प्रयोग जो होता है इसके दोनों सिरों पर चूड़ी होती है और जबकि बीच के भाग जो होता है आपका प्लेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि खोखला मेडल की यहाँ पे बोला गया कौन सा? की का प्रयोग किया जाता है। तो खोखला मेडल की का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हैवी लोड के लिए, मीडियम लोड के लिए, लाइट लोड के लिए। तो खोखला सैंडल का प्रयोग जो होता है हम लाइट लोड के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि होल आधारित सिस्टम में सॉफ्ट का आकार जो होता है स्थित होता है, छिद्र का आकार स्थिर होता है। छिद्र एवं सॉफ्ट में उचित आघात दिए जाते हैं, केवल छिद्र का अलाउंस किया जाता है। तो देखिए होल आधारित सिस्टम में जो होता है आपका छिद्र का आकार जो होता है आपका स्थिर होता है। इसमें टॉलरेंस केवल सॉफ्ट के साइज पर दी जाती है। इसका टॉलरेंस जो होता है सॉफ्ट के साइज पर डिपेंड करता है। सॉफ्ट आधारित सिस्टम में सॉफ्ट का साइज जो होता है स्थिर होता है। इसमें टॉलरेंस केवल होल के साइज पर ही दी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नॉन सिलेक्टिव असेंबली को कौन विशेषता नहीं है। तो देखिए नॉन सिलेक्टिव असेंबली बोला गया है, इसका कौन सा व्यवस्था नहीं है? तो बाजार में ये जो होती है उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको स्किप करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं हैं, लेकिन इसको बनाना भी स्क्रीन पे हमारा पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं कि चूड़ी बेल्स में प्रयुक्त रिक्ति का व्यास कितना होता है। तो चूड़ी बेल्स बोला गया है, प्रयुक्त रिक्ति का व्यास कितना होता है? तो चूड़ी के लघु व्यास के बराबर, चूड़ी के पिच व्यास के बराबर, चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा बड़ा होता है और चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा चूड़ी के पिच व्यास से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि चूड़ी के पिच व्यास से जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है चूड़ी बेल्स के प्रयुक्त रिक्ति का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस थ्रेड की गहराई जो है रूट एवं क्रेटर के बराबर होती है। तो एक्स में बी ए स्क्वायर बट्रेस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्क्वायर थ्रेड में जो होता है स्क्वायर थ्रेड में गहराई जो होती है रूट एवं क्रेटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को क्या बोलते हैं? तो स्क्रू थ्रेड को सबसे बड़े व्यास को क्या बोला जाता है? तो उसको बृहत व्यास बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि कर्तन का उपयोग मतलब कि काटने के लिए उपयोग जो होता है कर्तन यहाँ पे दिया गया है। कर्तनी सीजर का उपयोग जो होता है को काटने के लिए की जाती है। तो देखिए जीआई तार को नहीं करेंगे, रबर शीट को भी नहीं, बहुत पतली शीट को नहीं, तो यहाँ पे मोटी शीट का यूज किया जाता है काटने के लिए सीजर का। आगे देखते हैं कि शीट मेटल में ग्रूव बनाने के लिए किस हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप अगर शीट मेटल जाइएगा तो ग्रूव बनाना है तो मैलेट का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बॉल पेन हैमर का यूज करेंगे, क्रॉस पिन हैमर, क्ले हैमर। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे सीट मेटल बनाने के लिए? तो हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे। जैसे ही हम क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे तो सीट मेटल के थ्रू जो है हम उसको ग्रूव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीट मेटल कार्य में दो किनारों को जोड़ा जाता है। तो दो किनारों को हम किसके थ्रू जोड़ेंगे? ग्रूविंग के थ्रू नहीं जोड़ेंगे, बेल्डिंग के थ्रू नहीं जोड़ते हैं, हेमिंग हो जाएगा, सीमिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है आपका सीमिंग के थ्रू हम जोड़ते हैं। सीमिंग के थ्रू कैसे जोड़ते हैं? तो देखिए यह एक स्वतः लॉकिंग प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग जो होता है बेलनाकार वस्तुओं में जोड़ने के लिए करते हैं। सीमिंग जोड़ बाहर की तरफ अथवा अंदर की तरफ हो सकती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें चादर, छड़ों, तारों, ट्यूब आदि को मोड़कर तृतीय तथा कोणीय आकार प्रदान किया जाता है, इस प्रक्रिया को बेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नैप हेड रिविट की लंबाई के समान सूत्र क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 61 का सी हो जाएगा। टी प्लस 1.5 स्मॉल डी होता है। आगे देखते हैं
पानी के लिए ब्लीचिंग पाउडर को खाली स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं? तो असंक्रमण को होता है तो संक्रामक रहता है, तो उसको असंक्रामक करने के लिए हम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि आग लगते समय अग्निशमन उपकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा होता है? तो अग्निशमन उपकरण के साथ जो होता है आपका नलका यहाँ पे यूज करते हैं। नलका इसलिए यूज करते हैं कि वहाँ पे जो मटेरियल जो होता है रखा रहता है, जैसे कि मटेरियल पानी वगैरह रखा रहता है, उसीलिए नलका का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल के प्रकार की पहचान करने के लिए सैंक पर छल्ले चिन्हित किए जाते हैं। टैपर नल पर इस प्रकार के कितने छल्ले चिन्हित किए जाते हैं? तो इस प्रकार के जो होता है एक नल्ले चिन्हित किए जाते हैं। आगे देखते हैं सीआई जो होता है, सीआई जो हो जाएगा यहाँ पे कास्ट आयरन पाइपों में संक्षारण के विलेपन को रोका जाता है। तो अगर कास्ट आयरन जो आपके पास है तो उसको क्या करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा हम रोके सकते हैं उसको जंग लगने के लिए। तो इसमें जो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक परिशुद्ध सतह की किस विधि द्वारा अच्छी जो होती है फिनिशिंग की जाती है? तो परिशुद्ध सतह बोला गया किस विधि द्वारा अच्छी फिनिशिंग की जाती है? तो आपका होनिंग द्वारा जो होता है अच्छी प्रकार के जो होती है फिनिशिंग की जाती है। होनिंग हम कहते किसको हैं? तो देखिए होनिंग जो होता है आपका होनिंग जो होता है एक प्रकार का घिसाई विधि है जिसके थ्रू जो होता है आपका फिनिशिंग जो होता है जो सरफेस होता है पूरी अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाती है। आगे देखते हैं उस मशीनिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो सतहों को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उसके बीच अपघर्षक रख कर रगड़ा जाता है। तो वैसे हम दो सतहों बोला गया है, आप दो सतहों के बीच जो है रख करके क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टैप में फ्लूट क्यों काटे जाते हैं? तो देखिए टैप में फ्लूट बोला गया है क्यों काटे जाते हैं? तो कटिंग चिप को बाहर निकालने के लिए हम काटते हैं, और जो होता है कूलेंट डालने के लिए। कूलेंट इसीलिए डाला जाता है क्योंकि शेफ्ट का जो होता है लंबाई चौड़ाई डायमीटर खराब ना हो और उसको कूलेंट मिलते रहे, जिससे कि कटिंग एबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? तो देखिए भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिलिंग मशीन में हम कौन सा यूज करते हैं? तो रेडियल ड्रेनिंग मशीन यूज करेंगे। तो रेडियल ड्रेनिंग मशीन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो त्रिज्या ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर प्रवेधन अतिपातित हो सकता हो, तो प्रवेधन क्या बोला गया है यहाँ पे? कि अत्यधिक घर्षण के कारण ड्रिल गर्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रवेधन बोला गया है। तो उसको क्या कर सकते हैं? तो देखिए क्लियरेंस के कोण का कम हो जाता है, क्लियरेंस कोण के पर्यवेक्षण तीक्ष्ण न हो, तो शीतलता अप्रभावित हो, तो स्पर्शता कोण गलत हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गैस ड्रिलिंग मशीन में सिलेंडर होते हैं। तो गैस ड्रिलिंग मशीन में जो होते हैं 2 से 8 सिलेंडर होते हैं। बेलनाकार जॉब को धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार जॉब जो होता है उसका धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसका उपयोग करेंगे? तो डायामीटर जिग का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि टर्निंग शेपिंग तथा मिलिंग कार्यों में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो टर्निंग बोला गया है, शिपिंग बोला गया है, मिलिंग में हम फिक्चर का यूज करते हैं। फिक्चर के सहायता से जो होता है हम उसको अच्छे तरीके से जॉब को स्थिर रह सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके लिए हम फ्लेमिंग का यूज करते हैं, फिक्चर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि रीमर का स्पाइरल फ्लूट्स होता है। तो रीमर का स्पाइरल फ्लूट्स क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं तरफ होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या रोमर द्वारा फिनिशिंग करने के लिए सुराख का व्यास बढ़ जाता है? तो ऑब्वियसली जो है अगर हम रीमर के द्वारा अगर हम फिनिशिंग करने के लिए सुराख का व्यास बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा व्यास जो होता है आपका बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ड्रिल साइज जितना ही रहता है गलत हो जाएगा, साधारण सा बढ़ जाता है, तो साधारण सा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपका मैकेनिकल पार्ट वाला आज का सेट नंबर 1 खत्म होता है। आपको
सेट कैसा लगा आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, किस तरह से इसमें इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि इसको डेली वाइज में 2 सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। आप जा करके टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली जुड़िए। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।